बैक टू डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग। सियादर स्पार्क क्रिएटिव इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन। हम वापस लौट के आए हैं और एक नए चैप्टर के साथ आए हैं। और बहुत सारे बच्चों की जो डिमांड है वो आई है कि सर हमें अल्टरनेटिंग करंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि अल्टरनेटिंग जो करंट है वो बेसिकली कनेक्टेड है एसएचएम से। अगर आपको एसएचएम में थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम्स आती है तो हो सकता है कि आपको अल्टरनेटिंग करंट में भी आएगी, क्योंकि इसमें फेजर वगैरह वो सब आते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इतना आपका एसएचएम वहाँ पर नहीं इंक्लूड होता है। तो जो नॉर्मल जो आपका एसएचएम आता है वो बेसिक जो आता है वो अपन उसमें ही पढ़ लेंगे। जिस दौरान अपन पढ़ रहे होंगे उसी में अपन उसको देख लेंगे कि क्या 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 इक्वेशंस आती है, कॉम्बिनेशन का कुछ रहता है उसमें पार्ट, तो हम पढ़ेंगे बिल्कुल सिंपल वे में। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, 100% विश्वास दिलाता हूँ कि इस लेक्चर के बाद आपको कभी भी अल्टरनेटिंग जो करंट है उसमें कितने ही टफ क्वेश्चन आए, नीट के आए, जेई के आए, आप उसको सोल्व कर पाएंगे। बस जो बेसिक फंडामेंटल है उसको आप बहुत ध्यान से देखना कि मैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ एंड किस तरह से उसको डिराइव कर रहा हूँ, और जो कुछ कुछ चीज़ें होती है वो आपको याद भी रखनी पड़ेगी। देन आप उसको जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी ज़रूर। तो लेट्स स्टार्ट। अल्टरनेटिंग करंट आप हेडिंग बना लें, हेडिंग बना लें और जो पेन कॉपी है आपकी वो साथ में रखें, है ना। आप सीधा वीडियो मत देखें, एक मूवी की तरह ना देखें इस चीज़ को। आप थोड़ा सा क्या है कि पेन कॉपी साथ में रखें ताकि आपको हेल्प मिले। जो मैं चीज़ यहाँ पर नोट पॉइंट लगाऊंगा उसको भी आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको हेल्प मिले जो इस लेक्चर की है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेटिव करंट बेसिकली सर ये किस तरह से डिफरेंट है फ्रॉम डीसी। जैसे अपन लोगों ने डीसी करंट के बारे में पढ़ा था। जो डीसी करंट है, जैसे अपन जो करंट चैप्टर पढ़ते हैं, है ना, करंट जो चैप्टर पढ़ते हैं ईएमआई के अंदर पढ़ लेते हैं, या जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है वहाँ पर जो अपन पढ़ लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ जितनी भी करंट चलती है वो सारी की सारी डीसी चलती है बच्चा। डीसी एंड एसी में अपन मेन बेसिक्स का जो डिफरेंस है इन दोनों में वो अपन पढ़ लेंगे। उसके बाद अपन सारी की सारी स्टडी अल्टरनेटिंग करंट पे करने वाले हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं, चूंकि मैं दोनों में ही साथ में पढ़ाऊंगा, हिंदी भी बोलूंगा और इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा, तो हिंदी वाले बच्चे भी परेशान ना होए, ठीक है, उनको भी हेल्प मिलने वाली है। हेडिंग बना लें आप भी। प्रत्यावर्ती धारा, इसको प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, है ना। दोनों में पढ़ेंगे, बाइलैंग्वेज चलेगा, है ना। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसमें मैं हिंदी में बताऊंगा इंग्लिश में नहीं बताऊंगा, इंग्लिश में बता के हिंदी में नहीं बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। चलिए बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे ये डीसी होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। दूसरा हमारा जो आता है जिसको अपन एसी बोलते हैं, जिसको नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ये आपका होता है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। और जो दूसरा आपका है जिसको डायरेक्ट करंट जिसको बोला गया है, इसको अपन बोलते हैं दिष्ट धारा, ठीक है। हिंदी में तो नाम से ही पता चल जाता है, इंग्लिश में थोड़ा सा क्या रहता है कि कंफ्यूजन रहता है कि डायरेक्ट क्या है, एसी क्या है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इधर देखें, अगर मैं ये कहूँ कि आपकी जो करंट है, अगर मैं करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं बच्चा लोग, जैसे अगर मैं करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका हो सकता है कि जो करंट है वो टाइम के साथ वेरी ना करे, हो सकता है आपका जो करंट है वो समय के साथ कांस्टेंट रहे। तो ये डीसी करंट की एक प्रॉपर्टी होगी। ये भी ध्यान रखें कि कभी भी जो करंट होता है, अगर मैं डीसी की अगर मैं बात करूं तो डीसी में बच्चा लोग क्या होता है कि जो करंट होता है वो करंट कभी भी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। डीसी के अंदर आपका कभी भी करंट डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। हाँ, हो सकता है वो वेरी कर जाए। डीसी के अंदर क्या होगा, हो सकता है आपकी जो करंट है वो वेरी करने लग जाए, बट आपका कभी भी वो डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। तो बेसिकली बच्चा लोग क्या सोचते हैं कि भी जो डीसी करंट होता है वो कभी चेंज नहीं हो सकता टाइम के साथ, ना, ये गलत है। डीसी चेंज हो सकता है बिल्कुल। डीसी करंट जो होता है वो टाइम के साथ चेंज हो सकता है, बट उसकी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती है। हो सकता है वो करंट कांस्टेंट रहे, हो सकता है वो वेरी करे, है ना, बट उसकी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती है। बट अगर आप एसी करंट को ध्यान से देखेंगे तो एसी करंट क्या होता है, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, उसकी डायरेक्शन कभी भी फिक्स नहीं होती है। तो एसी जो होता है, नॉर्मली हमारे घर में जो करंट आती है उसका जो साइनसोइडल कर्व माना जाता है, और हो सकता है कि आपकी जो करंट है वो कुछ इस तरह भी हो, यानी आई, और अगर मैं टी के वर्सेस ग्राफ बनाऊं तो हो सकता है आपका ग्राफ ऐसा भी हो।
तो अल्टरनेटिंग जो करंट होती है वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज करती है, मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है, बट जो डीसी करंट होता है वो क्या करता है, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है, वो कांस्टेंट भी रह सकता है, वेरी भी कर सकता है, अपनी जो दिशा है उसको नेगेटिव में नहीं लेके आएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है डीसी एंड एसी के अंदर। इसी को अपन आगे पढ़ेंगे। बेसिकली अपन जो अब पढ़ने वाले हैं वो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में जानने वाले हैं, मतलब इसी चीज के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक साइनसोइडल कर्व, तो पक्की बात है जो करंट की इक्वेशन आएगी वो साइनसोइडल कर्व में आएगी, मतलब साइन के कर्व के साथ आएगी, साइन की इक्वेशन बनने वाली है। फेजेस आने वाले हैं कि कौन किससे कितना आगे चलता है, कितना फेज डिफरेंस होता है, वो सब इसमें आ जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। बेसिक डिफरेंस के बाद सेकंड नंबर जो यहाँ पर काम आएगा वो पहले होती है एक चीज अपन ध्यान में देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट के अंदर कि अगर यहाँ आपका जो डायग्राम है वो अगर इस तरह से बनने वाला है, यानी अगर आपका I वर्सेस T का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो आपका कुछ इस तरह से बनेगा, देन आपको ये सोच सकते हो कि यार देखो ना, हर एक पॉइंट पर आपका ये जो पार्टिकल अगर मैं माने हर एक पॉइंट पर ये क्या कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं। ये पॉइंट थोड़ी देर बाद नीचे आ जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा, कभी ऊपर नीचे ऐसे क्या चलता रहेगा। क्या ये एसएचएम करता रहेगा, क्या ये सरल आवर्त गति करेगा? बिल्कुल। तो हम ये कहते हैं कि जब कोई वेव बनती है उसमें इनफाइनाइट ऑफ एसएचएम हो रहे होते हैं, तो बेसिक बात है यहाँ एसएचएम का नाम आया है कि जो पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द गति कर रहा है। एसएचएम का मीनिंग क्या होता है बच्चा? एसएचएम का मतलब होता है उसमें ऑसिलेशन भी होता है, उसमें पीरियडिक भी होता है, और ए बराबर माइनस के इसको भी वो फॉलो करना चाहिए, तब जाके वो क्या बनता है, वो एसएचएम की इक्वेशन बनती है। एसएचएम को लाने के लिए ये तीनों को फॉलो करना जरूरी होता है, उसके बाद वो कोई पार्टिकल जो होता है वो एसएचएम कर, मतलब उसमें ऑसिलेशन भी होना चाहिए, उसमें पीरियडिक भी होना चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो होता है एसएचएम। ठीक है, चलिए तो हमें ये पता चल गया कि इसके अंदर जितने भी पार्टिकल वो सारे के सारे एसएचएम कर रहे हैं, सारे के सारे एसएचएम कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं वोल्टेज की भी अगर इक्वेशन बनाऊंगा तो उसमें भी इस तरह से ही कोई ग्राफ बनेगा, साइनसोइडल यहाँ कर्व बनना होगा। एक चीज यहाँ पर देखें कि कोई एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पर ये जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, जिसको तुम आयाम भी बोलते हो, इसको तुम आयाम कहते हो, एम्पलीट्यूड, ये तो तुम्हारा एम्पलीट्यूड है। इस पॉइंट के अबाव तुम नहीं जा सकते, मतलब करंट क्या हो रही थी हमारे घर के अंदर आ रही थी और आने पर एक ऐसा टाइम आया जब उसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम चली गई, मतलब उसके बाद वो नहीं बढ़ सकती, वो मैक्सिमम है। हाँ वेरी कर सकती है, वो वेरी जरूर करेगी, बट एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें वो सबसे ज्यादा क्या होगी बच्चा, मैक्सिमम होगी। क्या आप देख सकते हैं ऐसा ही एक टाइम आएगा जहां पर वो जो करंट की वैल्यू है वो नेगेटिव के अंदर मैक्सिमम हो रही है, और वो उतनी होगी जितनी ऊपर की तरफ हो रही है। ठीक है, इस जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसको अपन पीक वैल्यू बोलते हैं, यही अपनी क्या होती है बच्चा, ये अपनी पीक वैल्यू होती है, जिसको अपन शिखर मान बोलते हैं हिंदी के अंदर। यही तो अपना क्या होता है बच्चा, शिखर मान होता है, इससे ज्यादा ऊपर आपकी करंट नहीं जाती है। ठीक है, तो ये एक तरह का आपका आयाम भी हो गया, ये करंट का आयाम हो गया, और यही आपकी क्या हो गया, शिखर मान हो गया। मतलब आपसे अगर कोई पेपर के अंदर पूछे कि बताओ धारा का शिखर मान क्या होगा, तो शिखर मान तो बेसिकली वही तो है क्या, आई नॉट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल, इतना अपन ने देख लिया। अच्छा सर टाइम भी बता दो, क्या क्या टाइम है। देखो ना, ये पूरी जो करंट है वो एक साइकिल कंप्लीट कर रही है। देखो ना, ये पूरी एक साइकिल है, ये पूरा एक चक्र है यहां से यहां तक, और इसका आधा चक्र कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब आधा चक्र तो ये हो गया अपना t/2, और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका पूरा चक्र वाला हो गया, जिसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, t बोलेंगे। ये आपका पूरा चक्र हो गया, उस पूरे चक्र में जो टाइम लगा वो आपका t हो गया, और उसका जो हाफ टाइम है वो आपका कितना हो गया, t/2 हो गया, एंड देन ये t/4 हो जाएगा, ये 3t/4 हो जाएगा। इस तरह से अपन देखते रहेंगे। ठीक है, तो ये चलो ये अपना थोड़ा थोड़ा बेसिक सा पता चल गया कि भी अच्छा हमें कभी शिखर मान निकालना हो तो हम ये निकाल लेंगे। हमारा ये पूरा चक्र हो गया, पूरी साइकिल हो गई, है ना। अगर मान लो कोई भी करंट है वो पूरी साइकिल को कंप्लीट करती है तो उसको t टाइम लगेगा। ठीक है ना, ये चीजें होगी। अब अपन मेन बेसिक चीज पे आते हैं कि आगे हमें पढ़ना क्या होता है। अगर आप पीछे ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसी वापस इस पॉइंट को अगर लूं तो आप ध्यान से ये देखो कि यार आपकी जो करंट है वो तो वेरी कर रही है, बार बार चेंज हो रही है, तो हम कौन सी वैल्यू को करंट माने। हमारे सर्किट के अंदर तो करंट तो चेंज हो रही है,
तो मान लो मुझसे कोई पूछ लिया बताओ इस सर्किट के अंदर करंट कितनी है, तो अब मैं क्या बताऊं, मुझे तो पता ही नहीं है कि करंट क्या है, करंट तो वेरी चेंज हो रही है, हर टाइम के साथ चेंज हो जा रही है। तो अब हम निकालते हैं उसकी आईआरएमएस वैल्यू। ये सर आईआरएमएस क्या होता है, ये आईआरएमएस क्यों निकालते हैं? आईआरएमएस का मीनिंग ये होता है बच्चा, जैसे आप लोगों ने 11 के अंदर केटीजी को पढ़ा होगा, केटीजी के अंदर आपने देखा होगा गैसेस, जो बहुत सारी गैसेस होती है उन सबकी अलग अलग वेलोसिटी होती है, सबकी अपनी अपनी एक चाल होती है। तो हमें अगर किसी भी गैस की अगर स्पीड बतानी होती है तो हम क्या बोलेंगे, भाई सब तो अलग अलग स्पीड से चल रही है, तो हम उसकी क्या निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू को निकालते हैं। आरएमएस का मीनिंग क्या होता है, आरएमएस का मीनिंग जो होता है वो अपन बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, मतलब रूट मीन स्क्वायर, पहले अपन स्क्वायर करते हैं फिर उसका मीन लेते हैं, उसके बाद उसका क्या करते हैं, रूट लेते हैं, तो वो सारे जितने भी आपकी करंट होती है उसकी एक फिक्स वैल्यू आ जाती है कि इस सर्किट के अंदर इतना मान करंट का रहा होगा। तो अच्छा अब हमें क्या करना है, हमें कभी भी सर्किट में करंट पूछेगा तो हम आईआरएमएस निकालेंगे, बिल्कुल, क्योंकि आपको तो एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं है ना करंट की। तो हम क्या करेंगे, कभी भी सर्किट के अंदर एसी जुड़ा हुआ हो, एसी आपका कोई भी सर्किट है उसके अंदर अगर आपको करंट पूछे तो देन आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको वहां पर आईआरएमएस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हाँ ये हो सकता है कि आपसे वो शिखर मान भी पूछ सकता है, आपसे वो पीक वैल्यू भी पूछ सकता है, वो अलग है, बट आपसे सीधा डायरेक्ट पूछे बताओ इसके अंदर करंट कितनी है, तो आप क्या निकालोगे, आईआरएमएस की वैल्यू निकालोगे। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा सर क्या वोल्टेज में भी ऐसा होगा? बिल्कुल वोल्टेज में ऐसा होगा, क्योंकि उस करंट को बनाया किसने, उस वोल्टेज नहीं तो बनाया। अच्छा सर वोल्टेज कौन सा है, फिर वोल्टेज वही एसी वाला है ना, हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो एसी करंट की आती है, तो एसी वोल्टेज होगा। अच्छा तो उसमें भी अगर आपसे कोई पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो आप क्या निकालोगे, आईआरएमएस की वैल्यू निकालोगे। समझ आ गया? तो एक बात तो कंफर्म होगी कि हमें अगर कभी भी सर्किट के अंदर करंट वगैरह पूछे तो करंट हमें आईआरएमएस निकालना है, और अगर वोल्टेज वगैरह भी पूछे तो हमें वीआरएमएस ही निकालना है। तो सर अब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे आईआरएमएस वीआरएमएस की, वो निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको पता होगा कि हमें पहले स्क्वायर करना है, उसके बाद उसके मीन निकालना है, और आफ्टर दैट उसके बाद उसका क्या निकालना है, रूट निकालना है। समझ आया कि नहीं आया? चलो उसके लिए अपन प्रोसीजर करते हैं कि कितनी वैल्यू आती है आईआरएमएस की और इन सब की। चलिए तो पहले तो अपन बात करते हैं कि सर साइनसोइडल कर्व है, देन इक्वेशन जो बनने वाली है वो इक्वेशन बनेगी आई बराबर में आई नॉट साइन ओमेगा टी। सर इस इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा बता दो ये क्या क्या है। तो आप ये ध्यान रखें, ये आपका एम्पलीट्यूड होता है, ये आपका एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसको एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं, इसको पीक वैल्यू भी बोल सकते हैं, आप जो बोलना चाहो उसको बोल सकते हो, इसको आयाम भी आप बोल सकते हो, आप इसको पीक वैल्यू भी बोल सकते हो करंट की, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, करंट की पीक वैल्यू भी हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो ओमेगा है वो आपका होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको अपन एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसको आप हिंदी में कोणीय आवृत्ति बोल सकते हैं, ठीक है। ये कोणीय आवृत्ति होती क्या है, जिसको अपन लिखते हैं t इक्वल्स टू में 2 पाई अपॉन ओमेगा, देन आपका ओमेगा जो है वो आ जाएगा 2 पाई अपॉन में t। ये जो t है वो आपका क्या होता है, ये आपका टोटल टाइम होता है, मतलब एक साइकिल को अगर आप कंप्लीट करते हो, देन एक साइकिल को कंप्लीट करने में आपको जितना टाइम लगता है वो आपका टोटल टाइम पीरियड होता है, ठीक है। देन आपका जो ओमेगा है वो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई है। इसी तरह अगर आप किसी टी टाइम की बात करें, ये जो टी टाइम है ये क्या होता है, आपका इंस्टेंटेनियस टाइम होता है बच्चा, ये आपका इंस्टेंटेनियस टाइम होता है, कि मतलब किसी भी टी टाइम में, है ना, किसी भी टी टाइम में अगर आपको करंट की वैल्यू कह दे, आपसे पूछे भाई 2 सेकंड में बताओ करंट कितनी है, देन आप यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये कोई आपका इंस्टेंटेनियस टाइम होता है जिस पे आपको बताना होता है। देन आपका जो ओमेगा है वो आपका 2 पाई अपॉन क्या होता है, टी होता है। ये आपकी बेसिक इक्वेशन के बारे में बात होगी। अच्छा चलिए तो अपन इसका आईआरएमएस वैल्यू निकालते हैं, है ना, आईआरएमएस वैल्यू इसकी निकालते हैं। तो वो आईआरएमएस निकालने के लिए अपन लोग करेंगे क्या, ध्यान से देखना। पहली चीज तो मीन निकालने का एक मेथड होता है जिसको आप माध्य बोलते हो, औसत भी बोल सकते हो, ठीक है। ये माध्य हो गया आपका या औसत हो गया। मीन निकालने की कोई चीज होती है, जैसे आप लोगों ने निकाला भी होगा छोटे स्टैंडर्ड में, आप लोगों ने निकाला भी होगा, जैसे आपसे कोई पूछ ले बताओ इसकी मीन वैल्यू कितनी है, देन आप क्या करते हो, उन सबको जोड़ देते हो और जितने नंबर्स होते हैं उनका उसमें आप डिवाइड लगा देते हो। बट वो तब लगाते हैं जब आपका क्या होता है बच्चा, जब आपका जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट रहे, देन आप उन कांस्टेंट में ही ऐसा कर सकते हैं। जब कोई चीज वेरिएबल होती है देन आप वो वैसा नहीं कर पाओगे।
तो सर कैसे करें फिर? तो आपको करने का एक तरीका है, जैसे आपको कभी भी मान लो पी एवरेज निकालना है, दो चीज चेंज हो रही है, ध्यान दें, दो चीज चेंज हो रही है, पी एवरेज निकालना है, देन आप क्या करेंगे, जहां पर पी आप पावर भी बोल सकते हैं, शक्ति भी बोल सकते हैं, इसको आप शक्ति बोलते हैं ना, पावर। तो पावर जो होता है बच्चा, इसका अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है, देन आप क्या कर सकते हो, ये इंटीग्रेशन हो गया, बेसिकली ये एनर्जी तो है, ये आपकी एनर्जी तो है, ऊर्जा ही तो है ये आपकी, अपॉन में क्या कर रहे हो, टोटल टाइम, क्योंकि पावर क्या होती है, पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम, यही तो होता है, पावर क्या होता है, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, ये एनर्जी तो लिखा है, बट ये सर आपने एनर्जी ऐसे कैसे लिखा है इंटीग्रेशन के साथ, क्योंकि बहुत सारी जो पावर्स है वो टाइम के साथ अगर चेंज हो तो हम क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं उस टाइम के साथ। ये इंटीग्रेट क्या है, इंटीग्रेट है समाकलन का साइन, ये बेसिक चीजें हैं, ये आपने 11th में जरूर पढ़ी होगी कि भाई जब भी dt का क्या होता है, कोई भी चीज होती है अगर dt के फंक्शन में या dx के फंक्शन में आती है तो वो पावर या वेलोसिटी जो भी हो वो उसके साथ क्या होती है, इंटीग्रेट हो जाती है। इंटीग्रेट बेसिकली क्या होता है, दो वेरिएबल्स होता है उनको जोड़ने का एक तरीका है, सिंपल, और कुछ भी नहीं है, नथिंग। आपको कहां से कहां तक जोड़ना है वो भी आपकी यहां से यहां तक की लिमिट लग जाती है कि भाई इस समय से यहां तक मुझे एनर्जी चाहिए, तो आप क्या करो, उसका इंटीग्रेशन कर दो, देन आप उसको क्या कर दो, लिमिट लगा दो, ये आपकी लोअर लिमिट हो जाती है, देन आपकी ऊपर वाली क्या हो जाती है, अपर लिमिट हो जाती है। ठीक है, चलिए ये तो एक चीज होगी कि भाई कभी भी एवरेज निकालना तो फॉर्मूला सिंपल सा हो गया कि अगर मुझे पावर एवरेज निकालना तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, और अगर मान लो मुझे करंट का एवरेज निकालना है तो करंट का एवरेज भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे सर, ये देख लो, आई डॉट डी टी अपॉन में क्या कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कर दो। अच्छा सर ये क्या चीज है, ये तो क्यू ही तो है आपका, देखो ना करंट क्या होती है, बेसिकली करंट आपकी क्यू अपॉन टी नहीं होती क्या, तो वही तो लिखा है आई डॉट डी टी, क्या है, करंट ही तो है, क्योंकि आई बराबर क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी भी तो होता है। देन आपको अगर बहुत सारे चार्जेस को जोड़ना है, देन आप क्या करेंगे, आई डॉट डी टी करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, आई डॉट डी टी करेंगे, तो वही तो किया मैंने यहाँ पर, देखो ये चार्ज ही तो है, आपका आवेश ही है, अपॉन में मैंने क्या कर दिया है, टाइम लगा दिया, क्या यही आपकी एवरेज निकालने का तरीका है? बिल्कुल। अब कभी भी आपको वेरिएबल में कोई चीजें दे दे, वेरिएबल में कोई चीज दे दे तो उसका एवरेज निकालने का ये मेथड है। क्या निकाल लोगे, बिल्कुल, क्योंकि स्क्वायर करना तो आपको आता है, स्क्वायर करना आपको आता है, और उसके बाद आप क्या करोगे, स्क्वायर करने के बाद उसका मीन निकाल लोगे, उसके बाद उसका क्या निकाल लोगे, रूट निकाल लोगे। ठीक है, तो ये आईआरएमएस करने का एक प्रोसीजर हो गया। बट इसमें कुछ चीजें और देखते हैं कि सर आईआरएमएस की जो वैल्यू होती है, अगर मैं आपको सिंपल सा एक अगर यहाँ एक ग्राफ लोड करके दिखाऊं, जैसे मैंने मान लो जैसे ये कोई ग्राफ लोड किया, ठीक है, ये मैंने कोई एक ग्राफ लोड किया, ध्यान दें कि ये वाली जो चीज है ये आपका पॉइंटेड ग्राफ है, ठीक है ना, ये आपका एक पॉइंट्स है, यहाँ पर आपके पॉइंट्स है, ये वाली वैल्यू मान लो ये मैंने आई दे दिया है और ये आपको मैंने टी दे दिया है, बिकॉज ये कौन सी करंट है, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ बच्चा, ये कौन सी करंट है, एसी है डीसी, एसी करंट है, दिख रहा है क्या, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज करता है तो वो कौन सी करंट मानी जाती है, वो मानी जाती है एसी। ठीक है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर मैंने आपको 2 एम्पियर दे दिया और यहाँ पर भी मैंने -2 एम्पियर दे दिया, और यहाँ पर जो वैल्यू है ये जैसे मान लो आपका 0 है, ये आपका 2 सेकेंड है, एंड देन यहाँ पर ये आपका क्या है, 4 सेकेंड है। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे ना आप एक काम करो, एक तो फुल साइकिल के लिए, फुल साइकिल का मतलब पूरा चाहिए है ना, एक तो फुल साइकिल के लिए और एक आप हाफ साइकिल के लिए, एक आप हाफ साइकिल के लिए, दोनों के लिए मुझे क्या करके बताएं, फुल साइकिल और हाफ साइकिल दोनों के लिए आप मुझे आईआरएमएस की वैल्यू निकाल के दिखाइए। हाफ साइकिल कौन सा हुआ सर, हाफ साइकिल में आपको बस यहां तक बताना है, हाफ साइकिल में सिर्फ आपको यहां तक बताना है, फुल साइकिल में आपको यहां तक बताना है, क्योंकि हाफ साइकिल आपकी यहीं तक कंप्लीट हो जाती है, फुल साइकिल के लिए पूरा जाना पड़ता है 4 सेकंड के लिए। तो उन सब के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सर मुझे आई एवरेज की वैल्यू बता दीजिए, इसमें भी आप आई एवरेज की वैल्यू बता दीजिए, क्योंकि एवरेज निकालना आएगा तभी तो अपन क्या निकाल पाएंगे, आईआरएमएस निकाल पाएंगे ना। तो पहले अपन क्या निकालेंगे, पहले अपन लोग आई एवरेज की वैल्यू निकाल लेते हैं फुल साइकिल के लिए। ठीक है, तो फुल साइकिल के लिए आई एवरेज अगर आप देखेंगे तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर ये चीज क्या है, क्योंकि अभी भी मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, आई एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट डी टी अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ये बताया ना मैंने फॉर्मूला। अच्छा आई डॉट डी टी क्या है, आई डॉट डी टी तो आपका आई वर्सेस टी का जो ग्राफ होता है उसका एरिया होता है, आई डॉट डी टी क्या होता है, आई और टी का जो ग्राफ होता है उसका एरिया, आई डॉट डी टी क्या होता है बच्चा,
आई डॉट डी टी होता है आपका आई वर्सेस टी का जो ग्राफ है उसका एरिया होता है। तो उसका जो एरिया है वही तो आपका क्या हो गया, एवरेज हो गया है ना। एवरेज ऐसे तो निकालेंगे यहाँ से बट्टा टाइम लगा के, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो इसका एरिया देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका हाफ बेस अपॉन हाइट कर देते हैं। तो पहले वाले का अगर मैं एरिया निकालूं देन आप क्या करोगे, हाफ इंटू में बेस, बेस कितना है 2 और हाइट यहाँ पर कितनी आ गई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, वैल्यू आ गया 2 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया हो गया। अब देखो ना सेकंड में क्या उतना ही आपका टाइम लग रहा है, तो एरिया तो नीचे वाला वो तो नेगेटिव है और ऊपर वाला क्या है पॉजिटिव, तो नेट वैल्यू कितनी आ गई 0। मतलब फुल साइकिल के लिए अगर आप एवरेज निकालेंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल रही है 0। क्यों मिली 0? क्योंकि अगर आप आई एवरेज देखेंगे तो ऊपर वाले का एरिया 2 और नीचे वाले का नेगेटिव है तो -2 अपॉन टोटल टाइम कितना है 4, तो वैल्यू कितनी आ गई साहब 0। क्या सर हमेशा ही ऐसा ही होगा? बिल्कुल ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। तो मतलब आपका कभी भी एवरेज निकालना होगा फुल साइकिल के लिए तो 0 ही आएगा हमेशा, मतलब उसकी आईआरएमएस की वैल्यू भी 0, बिल्कुल उसके आईआरएमएस की वैल्यू भी 0 रहेगी फुल साइकिल के लिए। तभी तो हम हाफ साइकिल के लिए क्या निकालते हैं, आईआरएमएस निकालते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल। तो अपन देखते हैं कि जब भी कभी भी एवरेज निकालते हैं हम लोग, एवरेज जब भी निकालेंगे तो एवरेज के अंदर क्या होगा, आपकी हाफ साइकिल की जो वैल्यू है उसका जो एवरेज वैल्यू होती है तो वो आपकी क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। फुल साइकिल के लिए एवरेज की वैल्यू हमेशा कितनी रहने वाली है, 0 रहेगी, ठीक है ना। अच्छा तो सर इसको प्रूव भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। आओ मान लो मैं फुल साइकिल के लिए, यहाँ पर मेरी फुल साइकिल के लिए मैं आई एवरेज निकाल रहा हूँ, देखना ध्यान से। फुल साइकिल के लिए अपन क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकाल रहा हूँ मैं साइनोसॉइडल के लिए, ठीक है ना। साइनोसॉइडल मतलब आपका आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी के लिए आप एवरेज निकाल रहे हो। एवरेज को आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, एवरेज को आप इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ये मैं फुल साइकिल के लिए निकाल रहा हूँ, ध्यान रहे। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए आप यहाँ पर रख दें आई डॉट डी टी बिकॉज आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इंटू में यहाँ पर क्या कर देंगे डी टी, अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा टाइम। अब मैं चूंकि फुल साइकिल के लिए निकाल रहा हूँ तो फुल साइकिल के लिए यहाँ पर जो वैल्यू है वो आप किसको इंटीग्रेट करना चाहते हो, आप टाइम के साथ लगाना चाहते हो तो 0 से t लगा दें। यहाँ पर भी आप क्या लगा सकते हैं, 0 से t लगा सकते हैं। इससे अच्छा मैं ज्यादा पसंद करता हूँ कि लिमिट लगाना, मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि मैं चाहता हूँ मैं यहाँ चाहता हूँ कि अपन ये जो लिमिट है, ये वाली जो लिमिट है इसको मैं 2 पाई अपॉन ओमेगा लगा दूँ। मैं यहाँ पर ये जो लिमिट है वो मैं लगा देता हूँ 2 पाई अपॉन ओमेगा, और यहाँ पर भी मैं t की जगह क्या लगा देता हूँ, t की जगह मैं यहाँ 2 पाई अपॉन ओमेगा लगा सकता हूँ। ये क्या किया सर, या आपने 0 से t को हटा के 2 पाई अपॉन ओमेगा लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। आप चाहते हो कि टाइम की जगह स्मॉल t की जगह, स्मॉल t की जगह आप क्या लगाना चाहते हो, 2 पाई अपॉन ओमेगा लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। बिकॉज ऑफ t इक्वल्स टू क्या होता है, t इक्वल्स टू आपका 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है ना, होता है कि नहीं होता, बिल्कुल। तो आप टाइम की जगह क्या लगा सकते हो, आप लगाना चाहते हो पूरे, देखो ना t क्या है, पूरा टाइम है ना। क्या फुल साइकिल के लिए निकाल रहे हो या 0 से t के लिए निकाल रहे हो, बिल्कुल। तो आप क्या कर दो 2 पाई अपॉन ओमेगा कर दो। अच्छा अगर हाफ टाइम के लिए निकालना हो तो पाई अपॉन ओमेगा कर दो। समझ आ रहा है कि नहीं यार, बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो अब अपने को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। आओ इंटीग्रेशन कर लेते हैं। क्या आई नॉट को बाहर निकाल लो, इधर देखो ध्यान से, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, स्मॉल t होता है ना। स्मॉल t के अंदर 2 पाई अपॉन ओमेगा रख दूंगा। तो देखो ना नीचे क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले को छोड़ दो। आप एक चीज तो ध्यान से देखो, अगर आप ऊपर वाले को छोड़ दोगे तो देन आपको नीचे क्या मिलेगा, नीचे आपको 2 पाई अपॉन ओमेगा मिलेगा ना। पहले नीचे वाले को सोल्व कर लेता हूँ ताकि बाद में ऊपर इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं यहाँ से। तो ऊपर वाला इंटीग्रेशन क्या है, साइन ओमेगा टी डॉट डी टी, और यहाँ ऊपर से क्या चलता रहेगा, 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा चलता रहेगा। देखो dt का इंटीग्रेशन t हो गया, उसके अंदर लिमिट रख दी मैंने 2 पाई अपॉन ओमेगा आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, इसके अंदर ऊपर वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर आई नॉट इंटू में ओमेगा अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 पाई आ गया। और यहाँ इंटीग्रेशन किसका करोगे, यहाँ पर आप इंटीग्रेशन किसका करोगे, यहाँ आप करोगे साइन ओमेगा टी डॉट डी टी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात यह है कि भाई मैं ये चाहता हूं कि ऊपर वाले का फटाफट इंटीग्रेशन हो जाए। देन यहाँ पर ओमेगा आई नोट अपॉन में 2 पाई यहाँ पर लिख दिया। अब मैं थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ ताकि मेरा पूरे बोर्ड के अंदर ही इसकी वैल्यू आ जाए।
तो ध्यान से देखना कि अगर मैं साइन का इंटीग्रेशन करता हूँ, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, देन यहाँ पर मुझे मिलेगा माइनस कोस ओमेगा टी, और जो टी के साथ फंक्शन में होता है वो नीचे आ जाता है बच्चा। जो टाइम के इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, जो टाइम के या किसी वेरिएबल के साथ जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसके साथ जो वेरिएबल आता है उसको आप क्या दे देते हो, नीचे दे देते हो कांस्टेंट को, ठीक है। ये कांस्टेंट तो ओमेगा वो नीचे आ गया। अब यहाँ पर लिमिट लगा दो, 0 से लगा के आप 2 पाई अपॉन ओमेगा, देन आप क्या देखोगे यहाँ पर आप देखोगे ओमेगा आई नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिमिट रख रहा हूँ तो लिमिट यहाँ से देखना कोस ओमेगा यहाँ पर रख दिया मैंने इस ओमेगा को, ठीक है। और ये वाला जो ओमेगा है इसको बाहर ले लिया तो ये बाहर आ गया, ये इससे कैंसिल आउट भी हो जाएगा। माइनस में यहाँ पर क्या कर देते हैं, माइनस ऑफ कोस इनटू में ओमेगा, इनटू में यहाँ पर कितना रख दोगे आप, 0 रख देंगे, ठीक है। तो आपको देखो कितनी वैल्यू मिलती है, आपको वैल्यू मिलती है आई नॉट अपॉन में 2 पाई, देन यहाँ पर देखो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, कोस 2 पाई की वही वैल्यू होती है जो कोस 0 की होती है, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। देन यहाँ पर आपको -1 मिल जाएगा, कोस 0 की वैल्यू 1 होगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, देन आपको देखो वैल्यू कितनी मिल के आ गई, 0। यही तो कहा था मैंने, आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर बोर्ड वगैरह में जो आता है, जितने भी बोर्ड होते हैं सीबीएसई वगैरह में, उन सब में आपको क्या मिलता है, आपको वहां पर निकालना होता है, प्रूफ करना होता है, देन आप प्रूफ इस तरह से कर सकते हैं। ये आपके बोर्ड के लिए भी होगा, और नहीं तो आप याद भी रख सकते हैं। फुल साइकिल के लिए हमेशा 0 ही आना है, ठीक है ना। जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे भी तो है। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आप ग्राफ देखते ही पहचान जाओगे कि सर ऊपर जितना है उतना ही नीचे है, तो फुल साइकिल के लिए तो 0 ही आ गया ना। हाफ साइकिल के लिए कुछ ना कुछ बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब हाफ साइकिल के लिए निकाल लो, कैसे निकालेंगे हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल में सब लिमिट तो चेंज करनी है, बस लिमिट कैसे चेंज कर दोगे। अगर मैं यहाँ हाफ साइकिल की बात करूं, हाफ साइकिल का मतलब क्या हो गया, क्या आप अर्ध चक्र के लिए निकाल रहे हैं। अगर आप अर्ध चक्र के लिए वैल्यू निकालना चाहते हैं, यानी आप आई एवरेज निकालना चाहते हैं फॉर हाफ साइकिल, देन आपको क्या मिलेगा, देन आपको लिमिट चेंज करनी है। बस 0 से लगा के यहाँ पर क्या कर दोगे, पाई अपॉन ओमेगा कर दोगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा, इनटू में यहाँ पर dt आ जाएगा, अपॉन में आप 0 से पाई अपॉन ओमेगा की तरफ चले, एंड यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप सिंपल इसका इंटीग्रेट कर सकते हो, आई नॉट को बाहर ले लो, ठीक है। dt का वही इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो ऊपर ओमेगा चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ये मैंने शॉर्टकट मारा है, समझ आ गया क्या, है ना भाई। dt का इंटीग्रेशन ले लिया t, और उसके अंदर वैल्यू रख दी पाई अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा ऊपर चला गया, तरीका आ गया, ठीक है। और अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया अपना साइन ओमेगा टी डॉट यहाँ पर dt, और 0 से यहाँ पर क्या लगा दूंगा, पाई अपॉन ओमेगा लगा दूंगा। समझ आया कि नहीं? बिल्कुल। आप इसको इंटीग्रेट कर लो। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख दो ओमेगा आई नॉट अपॉन में पाई, देन यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर साइन का आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी माइनस का कोस ओमेगा टी अपॉन में आप ओमेगा लगा सकते हैं, देन 0 से यहाँ पर क्या कर देंगे, पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा को बाहर ले लो, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आई नॉट अपॉन पाई आ जाएगा। इसके अंदर वैल्यू रखें तो यहाँ पर माइनस कोस ओमेगा इनटू में यहाँ पर पाई अपॉन ओमेगा, माइनस ऑफ माइनस कोस ओमेगा इनटू में यहाँ पर पाई अपॉन ओमेगा आप रख देंगे, देन आपको जो वैल्यू मिलेगी वो देखो कितनी मिलती है। कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, ओमेगा से ओमेगा, इस ओमेगा को आप इससे कैंसिल आउट कर सकते हो, इस ओमेगा को आप इससे कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि एंगल दोनों ही थीटा ही है। ये पूरा प्रोडक्ट है, ये पूरा प्रोडक्ट है बच्चा, ये पूरा प्रोडक्ट है, तो आप इसको इससे कैंसिल आउट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आई नॉट अपॉन में पाई, देन कोस पाई की वैल्यू -1 प्लस, देन यहाँ पर -1 माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, प्लस की 1 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस की 1, देन यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 2 आई नॉट अपॉन में पाई आ जाएगी। बच्चा समझ आया कि नहीं आया। बिल्कुल आप इस तरह से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं आपकी, ठीक है ना। चलिए अब आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट वाला कि भाई आई एवरेज की जो वैल्यू है, जो आई एवरेज की वैल्यू है वो हमें हाफ साइकिल के लिए कितनी मिलती है, 2 आई नॉट अपॉन में पाई मिलती है। आई एवरेज की जो वैल्यू है वो अपने को कितनी मिलती है, 2 आई नॉट अपॉन में पाई मिलती है फॉर हाफ साइकिल, ठीक है ना। हाफ साइकिल के लिए हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, हाफ साइकिल के लिए वैल्यू हमेशा ही आपको 2 आई नॉट अपॉन में पाई मिलेगी। जहां पर आपका आई नॉट है वो आपका आई नॉट जो है वो क्या आ जाएगा, आपकी सीखे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। पीक वैल्यू आ गई फॉर हाफ साइकिल, ये आपकी हाफ साइकिल के लिए हो गया, सही है।
देन अपन क्या करते हैं, अब अपने को अगर यहाँ पर वैल्यू निकालनी आ चुकी है, एवरेज की वैल्यू निकालनी आ गई है, तो अपन अब लोग IRMS को निकाल सकते हैं। IRMS को निकाल सकते हैं ना अपन। अब कैसे निकालेंगे IRMS, तो देखो बड़े ध्यान से। IRMS कैसे निकालेंगे? IRMS को निकालने के लिए आप लोग क्या करो, आपको क्या करना है IRMS निकालने के लिए? IRMS अगर आपको निकालना है देन आपको क्या करना है, पहले आप देखो स्क्वायर करो, मीन लो, देन आपको रूट लेना, उल्टा चलना है। देखो ना, IRMS निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले आप स्क्वायर करो, उसके बाद मीन निकालो, उसके बाद आपको क्या लेना है, रूट लेना है, ठीक है ना। स्क्वायर, मीन एंड देन क्या आप लोगे, रूट लोगे, ठीक है। चलिए तो अपन क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे आता है। अपने पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है, IRMS के लिए, है ना। कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन IRMS की, तो पहली I की वैल्यू अपने पास कितनी है, I0 sin ओमेगा t, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे इसका IRMS निकालना है देन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पहले इसका स्क्वायर कर दूं, क्योंकि स्क्वायर करने की जरूरत पड़ेगी। पहले लिखा है स्क्वायर मीन रूट, पहले स्क्वायर कर देता हूँ, तो यहाँ पर I0 स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डॉट dt आ जाएगा, अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ क्या कर दोगे, dt कर दोगे, ठीक है। IRMS निकाल रहे हो ना आप, तो आप क्या कर दोगे बाद में, अपॉन में dt कर दोगे, ठीक। और उसके बाद आप इसका क्या ले लोगे, रूट ले लोगे, तो आपके पास इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, जो भी वैल्यू आनी है वो अपने आप आ जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देन अपन देखो इसके IRMS निकालते हैं, पूरी साइकिल के लिए IRMS निकालते हैं, देख लेते हैं कितना आता है। पूरी साइकिल के लिए चाहिए होगा ना, क्योंकि सारे पार्टिकल है, तो IRMS पूरे साइकिल, जिसको जीरो होना वो अपने आप जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन के अंदर ही जिस चीज को जीरो होना होगा वो अपने आप ही जीरो हो जाएगा, और जो वैल्यू आनी होगी वो अपने आप आ जाएगी। पूरी साइकिल के लिए मैं क्या देखना चाहता हूँ, IRMS देखना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि पहले जो जो चीजें बाहर आ रही है उसको बाहर ले लेते हैं। जैसे आपका I0 स्क्वायर बाहर आ चुका है, dt देखो यहाँ पर मैं लिमिट जो लगाऊंगा बच्चा वो 2 पाई अपॉन ओमेगा ही लगाऊंगा, यहाँ पर 0 से लगा के 2 पाई अपॉन ओमेगा ही लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मुझे तो पूरी साइकिल के लिए देखना है ना IRMS कितना, बहुत सारे पार्टिकल तोड़ रहे हैं, उन बहुत सारी करंट की वैल्यूज के लिए पूरी साइकिल के लिए जो एक वैल्यू फिक्स है वो मुझे बतानी है। तो जिसको जीरो होना होगा वो अपने आप जीरो हो जाएगा। देखना आप इक्वेशन के अंदर बहुत सारी चीजें जीरो हो जाएगी, तो वो अपन देख लेंगे, है ना। पहले तो अपन पूरी साइकिल के लिए निकालना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर I0 स्क्वायर बाहर आ गया, देन आपको यहाँ पर 2 पाई अपॉन ओमेगा मिलेगा, जिससे आपका ओमेगा अपॉन 2 पाई नीचे चला जाएगा। देन यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो आपको सिंपल साइन स्क्वायर ओमेगा t डॉट dt साथ चलने देना। और ध्यान रहे अंडररूट अगर मैं कहीं भूल जाऊं लगाना तो आप अंडररूट लगाते रहना, क्योंकि पूरी अंडररूट के साथ ही अपने को वैल्यू निकालनी है, ठीक है कि नहीं। अच्छा अब देखो यहाँ पे 0 से लगा के 2 पाई अपॉन ओमेगा करना ही है अपने को। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अपन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखना मैं ये जानता हूं कि भाई जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है या साइन स्क्वायर थीटा होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको थीटा लिख दूं, ठीक है ना, इस पूरी चीज को अगर मैं क्या लिख दूं, थीटा लिख दूं, तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर वैल्यू मिलेगी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में क्या आ जाता है बच्चा 2 आ जाता है, यही आता है ना 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में क्या आ जाता है 2 आ जाता है। तो अपन इस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी पूरा थीटा है, ध्यान रहे ये ओमेगा टी आपका पूरा ही थीटा है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ये आपका पूरा ही क्या है थीटा है। देन आप क्या लिखोगे, अब आप लिख सकते हो क्या, अब आप लिख सकते हो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ I0 स्क्वायर ओमेगा अपॉन में 2 पाई, एंड यहाँ पर इंटीग्रेशन मैं डाल देता हूँ 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है बिकॉज ऑफ यहाँ तो ओमेगा टी आ जाएगा, अपॉन में क्या चला जाएगा 2, इस तरह से लिख दिया। क्यों लिखा, कारण समझ में आया, ठीक है। चलो इसको इंटीग्रेट करना है मुझे कहां से कहां तक, 0 से लगा के 2 पाई अपॉन ओमेगा तक इंटीग्रेट करना है। अब ध्यान से देखें कि इस 2 को यहां पर भी डिवाइड करना है, इस 2 को यहां पर भी डिवाइड करना है, दोनों तरफ डिवाइड करके उसके बाद आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पर मिलेगा मुझे I0 स्क्वायर ओमेगा अपॉन में 2 पाई, देन यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, अलग अलग कर रहा हूँ, देखो ये कचरा पूरा जो है ये K4 कचरा यहाँ पर ये पूरा ही अलग है, ये पूरा अलग चल रहा है, ठीक है ना, इसको अपन शामिल नहीं करेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा
1/2 इंटू में यहाँ पर dt, जीरो से लगा दो यहाँ पर, जीरो से 2 पाई अपॉन ओमेगा, माइनस में यहाँ पर कितना चलेगा cos 2 इंटू में यहाँ ओमेगा t अपॉन में 2 इंटू में क्या आ जाएगा, यहाँ पर dt आ जाएगा। और यहाँ पर भी आप अलग से इंटीग्रेट कर सकते हो, 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा। समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको क्या करना है, इसी को आगे इंटीग्रेट करना। तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाली चीज को मैं डिलीट कर देता हूँ, इस वाली चीज को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ताकि मैं इसी कैलकुलेशन को आगे क्या कर पाऊँ, सोल्व कर पाऊँ। वरना क्या हो जाएगा, स्लाइड चेंज होते ही ये पूरा जो डाटा है मुझे वापस से लिखना पड़ेगा, इससे टाइम वेस्ट होगा। तो अपन एक काम करते हैं ना, अपन इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है। आप देख लेना, वीडियो को वापस रोल कर करके देख लेना, ठीक है ना। तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट उसके लिए क्या करें, टाइम थोड़ा बचाना जरूरी है। देन यहाँ पर आप क्या मिलोगे, आपको यहाँ पर मिलेगा इंटीग्रेशन के अंदर, उसको थोड़ा सा मैं सोल्व करने का प्रयास करूंगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी कम करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आई नोट स्क्वायर ओमेगा अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई, देन हाफ डॉट dt, इसको देखो ना, ये हाफ आपका बाहर आ जाएगा, ये तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये वाली चीज इससे भी मल्टीप्लाई होगी, ये वाली चीज इससे भी मल्टीप्लाई होगी, दोनों से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। तो इस वाली चीज को इससे मल्टीप्लाई करके इसका इंटीग्रेशन करूंगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बच्चा, ये आएगा हाफ इंटू में t, और t की जगह वैल्यू रख दूंगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ये समझ आया क्या आपको, ये आपको समझ आया क्या, ये हाफ है आपका, है ना, ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई होगी तो 1/2 हो गया, और dt का t हो गया, और इसके अंदर वैल्यू रख दी मैंने 2 पाई अपॉन ओमेगा। सही है क्या? अच्छा, अब ये वाली चीज जो है आप देखो ना ध्यान से, ये वाली चीज आगे भी मल्टीप्लाई होगी, तो क्यों ना कॉमन चल रहा है बाहर, तो बाहर ही रख रहा हूं, इस हाफ को बाहर निकाल लो, ये हाफ बाहर आ गया। अब cos 2 ओमेगा t का मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। फिर यहाँ पर आप क्या लिखोगे, sin 2 ओमेगा t लिख दिया आपने, और जो tan के साथ है वो नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर आप लिमिट रख दोगे 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा। सही है क्या? इतना समझ आया? अब आपको क्या करना है, अब आप लिमिट रख देंगे फटाफट, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, ध्यान से देखना। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको यही सोल्व कराता हूँ, ध्यान से समझना। अगर आप यहाँ पर t की वैल्यू रखते हैं, देखना ध्यान से, अगर आप यहाँ पर इसकी t की वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो आपको मिलता है क्या है, 2 ओमेगा इंटू में 2 पाई अपॉन ओमेगा, देन ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपको मिलती है sin 4 पाई की वैल्यू। ये 4 पाई और 0 तो दोनों सेम ही होते हैं, तो जो 0 की वैल्यू है वही 4 पाई की वैल्यू है। देन आपको यहाँ पर sin 0, यहाँ पूरी जो फंक्शन है ये वाला वो 0 हो जाएगा। देन आप टाइम की जगह एक बार 0 और रखोगे, तो यहाँ पर फिर से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब 0 माइनस 0 0 ही मिला, तो ये वाला जो फंक्शन है पूरा, ये वाला जो फंक्शन है वो पूरा ही क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमें यहाँ सीख क्या लेनी है, यहाँ हमें सीख ये लेनी है कि जो साइन का फंक्शन आएगा, कभी भी साइन का कभी भी आप एवरेज निकालोगे, ध्यान से सुनना, क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन के अंदर आपको वहां पर ये सोचना पड़ता है कि साइन स्क्वायर के अंदर अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो इसका ही हो पाता है, साइन का तो कितना हो जाता है, 0, साइन की एवरेज वैल्यू 0 होती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर अगर मैं इस पूरी वैल्यू को क्या कर सकता हूँ, 0 कर सकता हूँ, आपके सामने 0 आया है, ठीक है। अब ये 0 हो गया, अब बचा कौन, सिर्फ बचा अपने पास कौन, इसको काट देना, क्योंकि ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया आपको। यहाँ पर देखो आपको क्या बचा, आपका बचा आई नोट स्क्वायर ओमेगा अपॉन में 2 पाई, देन यहाँ जो वैल्यू मिली वो 2 से 2 आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, देन आपको वैल्यू मिलेगी पाई अपॉन में ओमेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई आपके पास आई नोट अपॉन √2। तो मतलब आपके पास जो IRMS की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, आई नोट अपॉन √2 आ गई। समझ आया कि नहीं आया? तो फुल साइकिल के लिए हमें कभी भी IRMS की वैल्यू, या अपन से कोई करंट पूछेगी, बताओ करंट कितना है सर्किट के अंदर, तो वो करंट होता है आई नोट अपॉन में √2 होता है बच्चा। समझ आया कि नहीं आया? इसी तरह क्या ERMS भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो, सेम प्रोसीजर चलेगा, बस उस प्रोसीजर में आई नोट की जगह कौन आ जाएगा, ई नोट आ जाएगा। तो वोल्टेज का सही IRMS निकालो, सही करंट का निकालो, तो दोनों के लिए क्या रहता है बच्चा, सेम ही रहता है, बस आपका जो वोल्टेज का शिखर मान है वहां वोल्टेज का शिखर मान आ जाता है ना। पीक वैल्यू किसकी आ जाती है, वोल्टेज की आ जाती है, और करंट का अगर आपको निकालना है तो आपको किसकी पीक वैल्यू आ जाएगी, करंट की वैल्यू आ जाएगी।
समझ आया कि नहीं आया? तो दोनों के लिए सेम प्रोसीजर है, तो हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमें ये पता है कि हमारा जो आई जैसे जिस तरह से निकला है उसी में आई नोट की जगह ई नोट आ जाएगा, बाकी तो सेम ही कैलकुलेशन रहेगी। उसमें भी साइन जो है वो क्या जीरो होने की तरफ चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। सीखा क्या? इतनी देर में हम लोगों ने सीखा ये कि कोई भी सर्किट है, उस सर्किट के अंदर आपका जो भी करंट होता है वो आपका आईआरएमएस घूमता है और जो वोल्टेज होती है वो वीआरएमएस रहती है। दैट्स फाइन। उसके बाद हमने ये देखा कि पूरी साइकिल के लिए आपका एवरेज चाहे कोई सा ही हो, वी एवरेज हो चाहे आपका आई एवरेज हो, तो फुल साइकिल के लिए वो जीरो रहता है। बट हाफ साइकिल के लिए उसकी जो वैल्यू निकाली थी हमने निकाली थी 2I0/पाई। इसी तरह आप वोल्टेज की भी निकाल सकते हो, तो वोल्टेज की भी कितनी आ जाती है 2E0 में कितनी आ जाती है, पाई आ जाती है। तो उसमें तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने आईआरएमएस निकाला और आईआरएमएस हमने देखा कि जो चीज जीरो होनी थी वो जीरो हो चुकी है और जो वैल्यू आती है लास्ट में एक पूरे साइकिल के लिए वो निकल के आती है I0/√2। और इस सेम प्रोसीजर मतलब सिमिलर ऐसे ही आप वोल्टेज की भी निकाल सकते हो जिसमें आपकी वैल्यू कितनी आती है A0/√2 आती है। समझ आया कि नहीं आया? इतना अपने को प्रोसीजर में पता होना अनिवार्य है। अब आगे की कैलकुलेशन जो होगी वो अपन करेंगे हम लोग, ठीक है? चलिए, तो हमने जो सीखा वो एक बार अपन साइड में लिख लेते हैं। अगली कैलकुलेशन के लिए आप बोर्ड में भी इस तरह से प्रोसीजर कर सकते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी वहां पे भी। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो अपने पास क्या क्या अपन ने लिख लिया है। अपन ने आई एवरेज की वैल्यू लिख ली है फॉर हाफ साइकिल के लिए, एवरेज ऊपर लगा दिया तो मैं यहाँ पर सिर्फ हाफ साइकिल लिख दे रहा हूँ। तो हाफ साइकिल यहाँ पर कितना आ जाता है अपना 2I0/पाई आ जाता है। देन आप इसी तरह ई क्या है, यहाँ पर वोल्टेज रहेगी, ई आपकी वोल्टेज रहेगी। सेम इक्वेशन है, बस सेम इक्वेशन है। आपको यहाँ पर भी क्या मिलेगा, I0 sin ωt होता है। इसी दरमियान आपको E की वैल्यू भी कितनी मिल जाती है, E0 sin ωt मिल जाती है। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती, दोनों का सेम ही इक्वेशन होती है, ठीक है कि नहीं है? अच्छा, तो अगर मैं E की वैल्यू निकालूं फॉर हाफ साइकिल, देन यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलती है वो आपको मिलती है 2E0/पाई। इसी तरह अगर आप आईआरएमएस निकालते हैं तो आईआरएमएस की वैल्यू भी आपके पास I0/√2 आती है। सिमिलरली अगर आप ईआरएमएस निकालते हैं देन वहां पर भी आपको E0/√2 मिलता है। समझ आया कि नहीं आया? आज अपन तीन और सर्किट डिस्कस करने वाले हैं जो मेन आपके इंपॉर्टेंट है, बाकी के जो हैं वो अपन देखेंगे मेन। अब अपनी आती है सर्किट थ्योरी के अंदर। अब अपनी सर्किट थ्योरी जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसको अपन फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? चलिए, तो हमारी जो सर्किट थ्योरी है उसमें सबसे पहले आपका आता है आर सर्किट। आर सर्किट क्या है सर? इसको प्योर रेजिस्टेंस सर्किट भी कहते हैं, ठीक है? ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट भी होता है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं शुद्ध प्रतिरोध परिपथ। शुद्ध प्रतिरोध आपका जो परिपथ है उसके बारे में अपन बात करते हैं कि भाई ये वाला कौन सा सर्किट ऐसा आता है। अब इसमें फटाफट देख लेते हैं। ये सर्किट थ्योरी अपने अंदर घुस चुके हैं सर्किट के अंदर, ठीक है? ये समझ लिया, उसके बाद तो आधा एसी अपना कंप्लीट हो जाता है, ठीक है कि नहीं है? तो प्योर रेजिस्टेंस सर्किट की बात करते हैं, तो ध्यान से सुने। मान लीजिए आपका ये वाला रेजिस्टेंस है जिसकी जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो R है, और यहाँ पर मैं आपको AC वोल्टेज, देखो ना AC का सिंबल क्या होता है बच्चा, AC वोल्टेज जो होती है या AC सोर्स का जो सिंबल होता है वो जिस तरह से होता है, इसमें कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती रहती है। बट आप DC के अगर बनाते हो तो DC के लिए एक प्लस हो जाता है और दूसरा माइनस, जबकि इसके लिए कोई प्लस माइनस नहीं होता है बच्चा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल ये चीज आपकी रहेगी। नेक्स्ट, अब अपन इसमें जो मेन डिस्कशन है वो हमारा ये है कि भाई अगर आपने प्योर रेजिस्टिव सर्किट जोड़ा है तो इसके अंदर मान लीजिए जो करंट है, यहाँ पर जो करंट है वो मैं लगा देता हूं I0 sin ωt। ये मान लो मैंने यहाँ पर कोई करंट फ्लो करवाई है, इस किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है, I0 sin ωt हो रही है। अब मैं चाहता हूं कि इसकी जो वोल्टेज है वो कितनी आए। भाई करंट इसके अंदर कितनी फ्लो हो रही है, इसी करंट फ्लो हो रही है ना, और वो कितनी हो रही है, I0 sin ωt हो रही है। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर करंट आपकी साइन की फॉर्म में आई है तो आपकी वोल्टेज भी साइनसोइडल आएगी, क्योंकि वोल्टेज और करंट जो दोनों ही है वो साइनसोइडल यानी दोनों ही एसोसिएशन कर रहे होते हैं, ठीक है कि नहीं है? तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे ध्यान से तो आप ये देखो क्या हम लोग ओम्स लॉ पढ़ के आए हैं जिसमें अपन ने V = RI पढ़ा है।
तो यहाँ पर v की जगह मैं यहाँ e लिखना पसंद करूंगा, तो यहाँ पर मुझे e निकालना है, और मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो Re है, और जो करंट है वो कितनी है, करंट सर हमें I नहीं लेके चलनी है, हमें करंट कौन सी लेके चलनी है, I नॉट साइन ओमेगा t लेके चलनी है, क्योंकि करंट की इक्वेशन तो ये है ना बच्चा, करंट की इक्वेशन तो यही है हमारे पास, तो हमें ये आपके पास E की इक्वेशन इस तरह से लेके चलनी है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, I नॉट इंटू R आ जाएगा, और इंटू में क्या बन जाएगा यहाँ साइन ओमेगा t बन जाएगा। इसको बड़े ध्यान से देखो, ये वाली जो चीज है इसको बड़े ध्यान से देखो, यही तो आपका E नॉट है, कंपेयर करो ना, आप कंपेयर कर सकते हो, E बराबर क्या होता है, E नॉट साइन ओमेगा t बनाना ही, तो ये वाली चीज क्या है, ये तो आपका एम्पलीट्यूड है, इसी को तो आप एम्पलीट्यूड बोलोगे, तो ये आपका क्या हो गया है, ये आपका हो चुका है बच्चा एम्पलीट्यूड। अगर ये आपका एम्पलीट्यूड हो चुका है, देन आप ये देखेंगे कि यार इस पूरी कंडीशन में जो आपकी जो पीक वैल्यू है, ये आपकी जो पीक वैल्यू है, वोल्टेज की पीक वैल्यू, जिसको आप ई नोट लिखोगे, उस ई नोट की वैल्यू कितनी आ चुकी है, आई नोट इंटू आर आ चुकी है। अगर आपको पीक वैल्यू पूछे तो आप क्या लिखोगे, आई नोट इंटू आर ही तो लिखोगे, वो वैल्यू आपने लिख दी यहाँ पर आई नोट इंटू आर, ठीक है ना। तो आपसे पीक वैल्यू पूछेगा तो आप आई नोट इंटू आर से तो सोल्व करके बताएंगे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, तो अब आप इस इक्वेशन को अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो E बराबर में E नॉट साइन ओमेगा t, समझ आया कि नहीं आया। इस इक्वेशन को, जो वोल्टेज की इक्वेशन आई है, और इस इक्वेशन को बड़े ध्यान से देखो, इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, देख पा रहे हो, आप देख पा रहे होंगे कि इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, जिसको आप I बराबर I नॉट साइन ओमेगा t लिखोगे, और इसको देखो E बराबर E नॉट साइन ओमेगा t है, दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। फेज डिफरेंस का मतलब क्या हुआ सर, कालांतर, देखो ना यहाँ पर भी थीटा है और यहाँ पर भी थीटा है, और दोनों थीटा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी ओमेगा टी, तो दोनों थीटाओं का जो अंतर है उसी को तो कालांतर बोलते हैं। ये कला होगी और ये भी इसकी कला होगी, दोनों का फेज होगी, उन दोनों का डिफरेंस देखो जीरो ही आ रहा है, तो मतलब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होनी है उसी डायरेक्शन में क्या फ्लो होने वाला है, वोल्टेज फ्लो होने वाला है, दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी। तो अगर आप इसका फेजर डायग्राम बनाते हो, फेजर डायग्राम आपको बस ये बताता है कि करंट कहाँ है, करंट की डायरेक्शन किधर है, और आपकी जो वोल्टेज की जो डायरेक्शन है वो आपकी किधर है। तो यहाँ पर अगर आप फेजर डायग्राम इसका ड्रॉ करना चाहेंगे, तो अगर मैं यहाँ पर इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ कर दूं तो आपको ये मिलेगा कि अगर आपकी जो करंट है वो इधर है, तो आपकी जो वोल्टेज है वो भी आप इधर ही रहेगी, जिसको आप यहाँ पर आई नोट लिख सकते हो और यहाँ पर क्या लिख सकते हो, ए नोट इंटू आर भी लिख सकते हो। तो ये आपकी जो फेजर जो डायग्राम बना है E एंड I का, वो ये वाला ग्राफ बन जाएगा, समझ आया कि नहीं आया, ये इसका फेजर हो गया। अब इसी तरह अगर आप ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट अगला आता है अपना प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। प्योर इंडक्टिव सर्किट में जिसको अपन बोलेंगे शुद्ध प्रेरकत्व है आपका परिपथ, ठीक है। मान लीजिए आपका जो इंडक्टर है उसको मैंने एसी सोर्स के साथ जोड़ दिया, यहाँ जो E है वो अपने को मिल जाता है E नोट साइन ओमेगा t, ये आपकी क्या है, एसी वोल्टेज है। यहाँ पर मैंने इंडक्टर जोड़ा है, और L क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। ये कोफिशिएंट ऑफ आपका सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, जिसको आप स्वयं प्रेरित गुणांक कहेंगे। तो यहाँ पर अगर आप KVL लगाते हैं, देन आपको यहाँ पर जो वोल्टेज मिलती है वो मिलती है V माइनस ऑफ माइनस इनटू में L डी आई अपॉन डी टी। तो यहाँ पर माइनस ऑफ L डी आई अपॉन डी टी लगाते हैं, देन आपको यहाँ पर वैल्यू जो मिलती है वो कितनी मिल जाती है बच्चा। एक चीज का ध्यान रखिए, ये माइनस माइनस आपका प्लस है, ठीक है ना, माइनस माइनस ये आपका प्लस हो गया, इक्वल टू मैंने इसको क्या लिख दिया है, जीरो, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। देन आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक चीज और, कि अगर आप इसको सर मैग्नीट्यूड वाइज लिखे तो क्या गलत है, अगर आप इसको मैग्नीट्यूड वाइज लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ पर इसको प्लस भी लिख सकते हैं, देन वहां जाके वो क्या बन जाएगा, L डी आई अपॉन डी टी बन जाता है। आप इसको मैग्नीट्यूड वाइज लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर E को क्या लिख देंगे, E नोट साइन ओमेगा टी अपॉन में L इंटू में यहाँ आ जाएगा डी टी, इक्वल टू में यहाँ बन जाएगा डी आई, है ना। ध्यान रखिए ये मैंने क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड वाइज लिखा है। मैं ये जानता हूं कि E बराबर माइनस L डी आई अपॉन डी टी होता है, बट ये जो माइनस है वो डायरेक्शन का होता है, ये आपको डायरेक्शन बताता है कि ये फ्लक्स का अपोजिशन कर रहा होता है। देन यहाँ पर आप लिख लेंगे E नोट अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आपका, ये नीचे आ जाएगा आपका साइन का, जैसे ही आप इंटीग्रेशन करेंगे देन आपको मिलेगा माइनस का कोस ओमेगा टी,
ठीक है। अपॉन ओमेगा जो है वो नीचे मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया और डी का इंटीग्रेशन मैंने आई कर दिया। देन आप देखेंगे ई नॉट अपॉन में ओमेगा एल इंटू में कोस को क्या लिख सकते, देखो माइनस एक बार बाहर रहने दो, कोस को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, तो 90 माइनस थीटा यानी पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है, और इक्वल्स टू में आई। अब इस माइनस को अंदर जाने दो, तो यहाँ पर आ जाएगा ई नॉट अपॉन ओमेगा एल और यहाँ आ जाएगा साइन और यहाँ आ जाएगा ओमेगा टी माइनस में पाई बाई 2 इक्वल्स टू में आपका आ जाएगा आई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिली वो जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिलती है, ये जो वैल्यू है वो आपको मिलती है ई नॉट अपॉन में, ई नॉट अपॉन में आपको यहाँ पर वैल्यू मिल गई ओमेगा एल इंटू में यहाँ आ जाएगा साइन और यहाँ आ जाएगा ओमेगा टी माइनस में पाई बाई 2, ये आपको करंट मिल जाती है। अगर ये आपकी करंट है देन आपको यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी ई नॉट अपॉन में एक्सएल। ओमेगा एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ये एक तरह का रेजिस्टेंस हो गया है। देखो ना, आप जानते हो आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर होता है बच्चा, आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है ना, इसको साइड में लिख देता हूँ, आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। तो ये आपका आर ही तो है, ये आपका रेजिस्टेंस ही तो है। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, एक्सएल। एंड यहां पर आ जाएगा ओमेगा टी माइनस में पाई बाई 2, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, पूरे को ही आप आई नोट लिख सकते हैं, देन यहां पर एक्सएल आ जाएगा और यहां पर साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हटाई देते हैं अब, तो यहां पर जो आपकी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, आई बराबर में आई नोट, आई बराबर में आई नोट साइन ओमेगा टी आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस में पाई बाई 2। तो अब देखो ना, करंट जो है वो कितनी पीछे चल रही है, पाई बाई 2। अगर आप ध्यान से देखेंगे ई की इक्वेशन आई थी आपकी ई नोट साइन ओमेगा टी, जबकि आपकी जो आई की इक्वेशन आई है वो कितनी आई है, आई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप इसको ओमेगा टी माइनस में पाई बाई 2, सॉरी, तो आप यहां से देखेंगे कि आपकी जो करंट है वो कितनी एंगल पीछे चल रही है। तो आप ये देखेंगे अगर आपकी करंट यहाँ है तो आपकी जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री कहाँ चल रही है, आगे, यानी पाई बाई 2 आगे चल रही है। दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो कितना मिल रहा है, पाई बाई 2। समझ आया कि नहीं आया। तो ये हमारा कौन सा सर्किट हो गया, प्योर इंडक्टिव सर्किट हो गया। अब जितने आगे के जो सर्किट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, एक एक नोट साथ साथ बनाते रहे, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।